जीएस हिंदी क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी पेपर हुआ था। फर्स्ट पेपर है वो आपको सोल्व करवा दिया था मैंने यूट्यूब पर। ये सेकंड पोर्शन है जो साहित्य का है पूरी तरह से। तो ये केवल उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जिन्होंने पेपर दिया है, बल्कि ये आगामी जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेपर अच्छा है और कि फिर सॉल्यूशन में डिले कैसी हुई, तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, बोर्ड ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आपका सॉल्यूशन में मुझे निश्चित रूप से देरी हो गई। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं ना वो इस पर ही देखना चाहते हैं, तो मैं केवल इसलिए नहीं बता रहा कि आप अपने आंसर की मिला लें, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो तो बहुत कम है। लेकिन इसके साथ में ये ध्यान रखें कि हमें साहित्य कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखो, बाजारू जो किताबें हैं उनमें से बहुत कम प्रश्न आए हैं। ये पेपर जो है वो मूल किताबें हैं उनमें से ही आया है, तो उनको ही हमें कंसल्ट करना चाहिए। ये हमें एक संदेश और मिलता है। बाजारू किताबों में जैसे अगर हम देखें तो गाइड वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनमें वही रटी रटाई पहले वाली बातें हैं, तो वो इस पेपर में निश्चित रूप से बैकफुट पर रहे होंगे। और जिन्होंने ओरिजिनल किताब हैं उनको अगर टच किया है तो निश्चित रूप से पेपर अच्छा हुआ होगा। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जिन्होंने भी पेपर दिया है उनका अच्छा ही हुआ होगा, वो अलग बात है। लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास के लिए ये बहुत ही अच्छा पेपर है। तो इसका सॉल्यूशन है वो सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, चाहे आप संस्कृत डिपार्टमेंट से दे रहे हैं, चाहे आप DSSSB से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो निश्चित रूप से ये उपयोगी है। तो इसमें देखिए आप पहला प्रश्न, पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य है। इसका विषय शिव पार्वती विवाह है। देखो, मंगल आता है ना, तो उसमें क्या होता है, विवाह का वर्णन होता है। ये पदशैली में रचित है, ये इसका उत्तर है। ये पदशैली में रचित नहीं है, इसमें अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। इसकी कथा रामचरितमानस में वर्णित शिव विवाह की कथा से कुछ भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, एक शिव पुराण और एक कुमार संभव पर आधारित है। अवधि में रचित है, ये भी सही है, ये पूर्वी अवधि में रचित है। तो यहां उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब देखो, इसको ही देख लो आप कि पार्वती मंगल है, हम कितना याद करते हैं, हम इतना याद करते हैं कि पार्वती मंगल है वो तुलसीदास की रचना है और अवधी भाषा में लिखी गई है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। लेकिन इसमें जो एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो हमें रोकती हैं प्रश्न करने से। तो कहने का मतलब हमें पूरा पढ़ना है। अगला देखो आप, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, कर्फ्यू, ये पहले भी प्रश्न आ चुका। एक पेपर मैंने PGT का सोल्व करवाया था, चंडीगढ़ वाला, अगर आपने देखा हो तो उसमें ये आया था। तो मिस्र के स्थान पर ये लाल है, इतना ही चेंज है इसमें, बाकी ये आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न देखो, क्योंकि प्रश्न 150 है तो अपन को ज्यादा देरी भी नहीं करनी है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। 1922 ईस्वी तक गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जी प्रताप का संपादकीय कार्य करते रहे, सही है। वेणुलो गूंजे धरा उनकी कहानियों का संग्रह है, तो कहानियों का संग्रह नहीं है ये जो है वो काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। उन्होंने अपना उपनाम एक भारतीय आत्मा रखा, सही है। पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध कविता है, बाकी सही है। तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है, यानी कथन जो है वो इसमें पूछे गए हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें देखिए आप, इससे हमें पता चलता है रामचंद्र शुक्ल। एक मैंने मजाक में, हालांकि आपको करना नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि जब कोई समझ में नहीं आए कि ये कथन किसका है, तो अगर आप 5 प्रश्न कर रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल उत्तर कर रहे हैं, तो घाटे वाला सौदा ये नहीं है। ये तो तब है जब हमें कुछ नहीं आता है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन भाषा पर भी आप पकड़ कर सकते हैं, और इनकी भाषा है वो इस तरह से है, यानी इस तरह की है। अगर आपने इनका इतिहास ग्रंथ पढ़ा है तो निश्चित रूप से भाषा है उस पर पकड़ करने की कोशिश करें। फिर अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है, सीधा प्रश्न है, सीधे प्रश्न भी है, आधे सीधे प्रश्न भी है। डॉक्टर बुलर, इन्होंने तो सबसे पहले जो है वो एशियाटिक सोसाइटी को पत्र लिख करके और रोक लगवाई थी। कविराज श्यामल दास है, इन्होंने सबसे पहले इन पर संदेह किया था।
और गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ये कभी भी पक्ष में इनके नहीं है, ये अप्रामाणिक मानने वाले हैं तीनों ही। तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये सीधा हो गया। और इसमें ज्यादातर है वो श्याम सुंदर दास भी पूछते हैं, श्याम सुंदर दास और कर्नल टोड, ये भी प्रामाणिक मानने वालों में। और अर्ध प्रामाणिक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है। देखो पतंग कविता हम पहले सीनियर में पढ़ के आए तो ये आलोक धनवा की है, लेकिन इसमें ये नहीं, एक पतंग अनंत में तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट देखिए केदारनाथ अग्रवाल की काव्य शैली के संदर्भ में असंगत है। प्रगतिवादी कवियों में वे सबसे कम कलात्मक कवि हैं, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए आप कि पहला ही उत्तर है, सबसे कम कलात्मक ये नहीं है, ये पहला है वो इसमें उत्तर होगा। उसके बाद में देखो 8 का प्रश्न, सुमित्रानंद पंत और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। युगांत और युगवाणी में प्रगतिवादी चेतना का संस्पर्श सही है। लोकायतन एक सामाजिक चेतना काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य है, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि इसमें विश्व मानवता का संदेश है। अलग अलग हम इनके जो भी इनकी रचनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, तो आप ये बाकी ये सारी ठीक है। फिर अगला देखो, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो है संदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ये कथन किसका है। प्रश्न संख्या देखिए 9, तो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। देखो कितने कथन है वो रामचंद्र शुक्ल पर है। एक लड़के का फोन आया था, बोले सर मैंने तो वो ज्यादा कथन वाले वो प्रश्न मैंने पढ़े नहीं थे, तो मैंने तो रामचंद्र शुक्ल ही सब में किया है, तो 2-3 को छोड़ करके सारे सही हो गए। ये लक की बात है। इसके बाद में देखिए आप निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत है। तो सुंदर विलास इनका ग्रंथ है, श्रृंगार की रचनाओं का इन्होंने खूब विरोध किया है। ज्ञान समुद्र ग्रंथ इनका है, ठेठ राजस्थानी भाषा का प्रयोग नहीं है, ये ब्रज भाषा के कवि थे। फिर 11वां प्रश्न देखो, नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं, तो ये सही है, कनफटे कहलाते हैं। नाथ पंथ ने शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप को स्वीकृति दी नहीं। नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया गया है, ये भी सही है। नाथ पंथ पर बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं था। प्रभाव कैसे नहीं था, तो ये भी गलत है। इसलिए इसमें सही कौन से हैं, ए और से। तो ए और से दोनों सही है, 4 नंबर उत्तर होगा। इसका उत्तर है वो 4 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, माटी की मूर्तें कला के हस्ताक्षर 10 तस्वीरें किस विधा की रचनाएं हैं। एक विधा से ही आपका हो रहा था। माटी की मूर्तें तो हम जानते ही हैं कि ये निश्चित प्रसिद्ध रेखा चित्र है, वैसे 10 तस्वीरें हैं वो भी प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो माटी की मूर्ति है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की, कला के हस्ताक्षर देवेंद्र सत्यार्थी, और 10 तस्वीरें हैं वो जगदीश चंद्र माथुर। ये तीनों अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। फिर अगला देखो, अष्टछाप के कवियों के विषय में गलत तथ्य है। अब एक तो जो है ना वो प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, एक तो सीधा ही पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है, तो पेपर इजी हो गया। और यहां थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, कवि होने के साथ साथ ये भक्त और अच्छे गायक भी थे, ये सही है। आचार्य विठलनाथ ने सैकड़ों शिष्यों में से छांटकर इन्हें अष्टछाप नाम से प्रतिष्ठित किया था, ये भी सही है। और ये आपको पता ही है कि अष्टछाप है उसकी स्थापना विठलनाथ ने की थी, वल्लभाचार्य ने नहीं। पुष्टि मार्ग में ये अष्टशका के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इन सभी भक्त कवियों ने ब्रजवल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचना की है, ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाल रूप का ही गान किया है। तो ये यहां उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था तो गोरखनाथ का योग मार्ग। फिर है अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई। बेली, रास, गाह, कजरी। तो इसमें रास ही होगा, क्योंकि इनकी 4 ही जो काव्य शैलियां हैं वो मिलती हैं। जैसे आचार है और फागु है, और उसमें रास है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये देखिए आप, ठीक है। तो इनकी 4 काव्य शैलियां हैं
उनमें से रास ही केवल यहां मिलती है। तो ये कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, इस प्रश्न को भी हमें कर सकते हैं। तो ये चरित, आचार और फागु और रास, ये 4 शैलियां। फिर अगला देखो, एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। उक्त कथन किसका है? यानी कथन इसमें बहुत ज्यादा पूछे गए, तो ये रामचंद्र शुक्ल का ही है। देखो रामचंद्र शुक्ल आ रहा है बार बार। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। तो ये 17 का प्रश्न देखिए, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण, ये खूब पढ़ते हैं हम। और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। ये पंक्तियां किस कवि के बारे में कही गई हैं? तो ये घनानंद के बारे में कही गई हैं। घनानंद के बारे में ये पंक्तियां कही गई हैं। और ये पंक्तियां हैं किसकी, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये ब्रजनाथ की हैं। ये पंक्तियां घनानंद की नहीं है, घनानंद के बारे में कही गई हैं और ब्रजनाथ की ये पंक्तियां हैं। क्योंकि ब्रजनाथ ने और घनानंद है उसकी प्रशस्ति में जो लिखा था उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, नंददास की रस मंजरी का प्रमुख वर्ण विषय है। ये देख लो प्रश्न, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, भक्ति निरूपण, गोपी न्याय दर्शन, नायक नायिका भेद। तो ये नायक नायिका भेद है, नायक नायिका भेद, ये उत्तर होगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो शिवराज भूषण अलंकार 85 का नहीं है, बल्कि शिवा बावनी भी है, छत्रसाल दशक भी है, बाकी की सारी हैं। तो इसमें क्योंकि अलंकार 85 का है, वो मतीराम की रचना है। ये किसकी रचना है? मतीराम की। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। भारतेंदु मंडल के लेखक है, तो ये सीधा ही प्रश्न था, प्रताप नारायण मिश्र। किस विकल्प में निहित रीतिकालीन कवियों की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं रही? ये सीधा का सीधा प्रश्न है वो, क्योंकि किताबों से उठाते हैं। तो ये गोप रस रूप सेवादास। वैसे भी इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि ठाकुर बोध आलम ये तो है ही नहीं, ये तो जो है वो श्रृंगारिक कवि है ही, ठीक है। इधर भी है चिंतामणि और इधर देखो देव और पद्माकर हैं। तो यहां आसानी से पता चल जाता है। प्रश्न अनुमान के आधार पर करना सीखें, पेपर सोल्व करना सीखें। रटना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि हमें बिना रटे ही जो है वो ऐसा कर सकते हैं। रटना जरूरी है, लेकिन रटने के साथ साथ में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। अभी जैसे साहित्य में थोड़े कुछ चेंज करने की जरूरत है, लेकिन एक बात मैं आपको और भी बता दूं, और वो ये है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। जब हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखेंगे तो इतनी बहुत सारी बातें हैं वो उसमें नहीं होती हैं। लेकिन हालांकि कोई लेवल नहीं होता पेपर का, और वो किसी भी परीक्षा में जैसे हो सकता है कि सेकंड ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, वो इससे भी थोड़ा अच्छा हो। मैं चाहता भी हूं कि इससे भी अच्छा आए, लेकिन अब तक आया नहीं है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा ढंग से सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से उत्तर देना सीखें। और ये कब आता है? जब आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, साथ साथ में सेल्फ स्टडी करें, थोड़ा सोचें, और वो सारा का सारा मतलब इसी प्रकार से आप रिमोट से नहीं चलें, बल्कि अपने विवेक से भी काम लें। फिर देखिए, छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन है। छायावाद, माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में ये देखो, छायावादी काव्य की अभिव्यंजना पद्धति नवीनता और ताजगी लिए हुए है। छायावाद काव्य विषयनिष्ठ व वर्ण प्रधान है। तो यहां ये देखिए, आपका विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान नहीं है। ये ऐसा द्विवेदी काल में था। काव्य रूपों की दृष्टि से छायावाद युगीन काव्य अत्यंत समृद्ध है, ये भी सही है। तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। फिर ये देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय माना है। देखो, राहुल सांकृत्यायन ने 769 माना। ये देखो आप, तो 769 है, वो कौन सी सदी में आएगा? 8वीं सदी के 60 का दशक। ये देखिए आप, तो ये इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया। वैसे इसमें पूछ लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। विधा की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें बाकी आधा गांव राई
मासूम रजा आंचलिक उपन्यास सही है। आपका बंटी मनु भंडारी है, ये आधुनिकता बोध का उपन्यास है। कचनार वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यास, ये भी सही है। सन्यासी इला चंद्र जोशी, लेकिन ये धार्मिक उपन्यास नहीं है बल्कि ये और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद में देखो मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमोजी और उच्छृंखल गद्य का तथा रविंद्र के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। अपने निबंध विधान के संबंध में उक्त वक्तव्य किसका है? ये 26 का प्रश्न है। तो इसमें थोड़ा सा उत्तर है वो यहां गलत है, कुबेरनाथ राय, लेकिन हम उस बात से बच गए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है वो विकल्प में नहीं है, इसलिए वो बच गया। वो जिसने किया वो बच गया। इसके बाद में देखिए आप, निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत है। छोटी छोटी बातें हैं, वो कई बार सिलेक्शन का कारण बन जाती हैं। मैंने ऐसे ही ऑफलाइन क्लास में मजाक में कहा था कि अगर आपको ये पता नहीं हो कि भाई हम किसका कथन करें और रामचंद्र शुक्ल अगर विकल्प में है तो वो करने पर आपको ज्यादा घाटे वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बुद्धिमत्ता भी नहीं है। हमें उसके बारे में सोचना भी चाहिए, प्रश्न पत्र विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। ये तो एक संयोग हो गया, एक मतलब तुक्का लग गया, वो एक अलग बात है। निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत कथन है। लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन है, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र हैं, पौराणिक पात्रों का वर्णन, परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा। तो ये देखो 27 का प्रश्न है, इसमें जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत कथन है। तो असंगत कथन है, तो इसमें देखो परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा, ये इसमें गलत है क्योंकि उन्होंने ऐसा मानना है। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। ये कथन किसका है? अब कथन किसका है वो देख लो आप, रामचंद्र शुक्ल। वैसे भी ये प्रसिद्ध है, भ्रमर गीत में हम खूब पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं सबसे पहले। नरेश मेहता के संबंध में असंगत है। वनपा की सुनो उत्सवा अरण्या, इनके कविता संग्रह है, सही है। इनकी रचना समय देवता लंबी कविता है। प्रेम की तरह ही प्रकृति के भी कवि माने जाते हैं। ये यहां प्रश्न बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा सप्तक, तो नरेश मेहता है वो तीसरा सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, नरेश मेहता। तो यहां ये प्रश्न हो जाएगा। फिर देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तत्पुरुष अशोक वाजपेयी, हवाएं चुप नहीं रहती, ये वेणुगोपाल। और इसके बाद में देखो, रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी। घबराए शब्द है, ये भी लीलाधर जगूड़ी का ही है, इन्होंने आलोक धनवाका कर रखा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। घबराए हुए शब्द, लीलाधर जगूड़ी। गलत कथन है, मुक्तिबोध ने फैंटेसी की तकनीक को अपनाकर हिंदी कविता को एक नवीन सृजनात्मक दिशा दी, बिल्कुल सही है। हिंदी कविता में गंभीर हास्य व्यंग्य का प्रयोग करने में नागार्जुन की अलग पहचान है, बिल्कुल धारदार व्यंग्य इनका है। तालाब की मछलियां और जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो ये तालाब की मछलियां हैं, ये तो ठीक है, नागार्जुन का है। और जमुन जल तुम ये केदारनाथ अग्रवाल, तो इसलिए यही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर वाला। तालाब की मछलियां तालाब की मछलियां हैं वो किसका है? नागार्जुन का है। हजार हजार माओ वाली और सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की कविता संग्रह है, ये सही है। फिर अगला देखो, ये बहुत सरल प्रश्न है। परमाल रासो लोक में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ढोला मारूरा दुआ वसंत विलास तो आल्यखंड के नाम से। आल्यखंड के नाम से सबसे पहले इसको चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। उसके बाद में परमाल रासो के रूप में नागरिक प्रचारिणी सभा है, उससे 1976 विक्रम संवत में, और श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित करवाया था परमाल रासो के नाम से। फिर अगला देखो, श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। आरती तुमुल जोहर प्रताप, तो प्रताप नहीं है, प्रताप इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 34, ये देखिए 34 का प्रश्न। इसमें देखो, हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, बिल्कुल सही है।
उसके आधार पर ही इन्होंने रचना की है। जो ग्रंथ हैं वो भी बहुत सारे इसमें इसके आधार हैं। हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था, क्योंकि रीति शास्त्र का ग्रंथ ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। उपयुक्त संदर्भ में सही तथ्य वाला विकल्प है, तो सही तथ्य वाला ए और ब दोनों ही क्या है, सही है, सही वाला हो जाएगा। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। अपनी निबंध कला के विषय में उक्त स्वीकारोक्ति किसकी है? तो ये भी रामचंद्र शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा ग्रंथ कवि देव रचित नहीं है? अष्टयाम, सुख सागर तरंग, भवानी विलास, रस प्रबोध। तो इसमें रस प्रबोध है वो रसलीन का है, इनका नहीं है, ये रसलीन। फिर देखिए 37 का प्रश्न देखिए, केशव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको किस तरह से थोड़ा यानी साहित्य में यू टर्न लेना है, कैसे क्या करना है। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? केशव की भाषा मूलतः ब्रज है, ये सही है। केशव के सारे ग्रंथ मुक्त काव्य नहीं, सारे ग्रंथ वो मुक्त काव्य नहीं है, इनके प्रबंधात्मक काव्य भी हैं। जैसे हमें एक दो तो कुछ तो जानते ही हैं। केशव का महत्व आचार्य तो एक दृष्टि से भी है। केशव और छांदरेश के आश्रित कवि थे, ये बाकी के हैं वो सही है। तो 37 नंबर में आप 2 नंबर करेंगे, क्योंकि जैसे मुक्त काव्य में रामचंद्रिका है वो तो प्रबंधात्मक काव्य है ही, तो यहां ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतर कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है। अधिकतर संत कवियों की भाषा सरल और सहज है। अधिकतर कवि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं रहे। अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्योत्कर्ष और काव्य सौष्ठव पर भी रहता था अनुत्रित, तो ऐसा नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी उनके काव्य सौष्ठव ये इनका उद्देश्य नहीं था। प्रतिपाद्य और भाव पूर्ण जो काव्य है वही उनकी खास विशेषता है। फिर देखिए नंददास कृत अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? देखो ये प्रश्न अनेकार्थ मंजरी है वो इनकी बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रचना नहीं है, लेकिन उसके बारे में प्रश्न पूछा है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में भी हमें कुछ देखना पड़ेगा। तो ये पर्याय कोश है। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य, सख्य और मधुर का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? तो सूरदास में मिलता है। पहले इन्होंने दास्य भाव के लिखे, फिर अपने उससे गुरु से मिले तो उन्होंने सख्य भाव के मधुर जो पद है उनकी रचना की। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। धूर्त रसिक लाल ये किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है। ये देखो लज्जाराम मेहता का है, लज्जाराम मेहता। बाकी निशा हिंदू राधा कृष्णदास है, भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी है, और नूतन ब्रह्मचारी है वो बालकृष्ण भट्ट है। ये वैसे भी अपन जानते हैं कि जो धूर्त रसिक होते हैं उन्हें लज्जा आनी चाहिए। निशाय हिंदू, राधा और कृष्ण के बिना हिंदू हैं वो निशाय हैं। और भाग्य में श्रद्धा रखनी चाहिए। और नूतन ब्रह्मचारी है वो बाल यानी कृष्ण जो हैं वो एक ब्रह्मचारी के रूप में ही थे। ऐसे आप अपने हिसाब से जचा लें। किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है? ये 42 का प्रश्न देखिए आप। श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, कवि प्रिया, केशव, नायक नायिका भेद का निरूपण, ललित ललाम, ये मतीराम, काव्य निर्णय है वो दास। दास का मतलब भिखारी दास। दास का मतलब क्या है यहां पर? भिखारी दास है। तो ये देखिए आप श्रृंगार मंजरी में ही हुआ। और सभी वो दे रखे हैं, तो यहां विकल्प इंपॉर्टेंट है। सब देखो, सब इनमें से कोई एक रचना है वो पूछ लेंगे। 43 देखो, रचना व रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। मैं बोरी सईल्ला, महुआ माझी, शेष कादम्बरी अलका श्रावगी की है, शिगाफ मनीषा कुलश्रेष्ठ, रेत ये है गीतांजलि श्री, क्योंकि इसका पूरा नाम है वो रेत समाधि है, रेत समाधि।
रीतिमुक्त काव्य के संदर्भ में गलत तथ्य है। यह काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है, सही है, अपने अपने निजी जो प्रेमिकाएं हैं उनके प्रति लिखा है इन्होंने। इसकी सभी रचनाएं मुक्त रूप में हैं, मुक्त रूप में है, ये बात जस्ती नहीं है, मुक्त रूप में नहीं है, बल्कि कुछ है वो प्रबंधात्मक भी है। मूलतः इसका विषय श्रृंगार ही है। इसका श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त भावना का पोषक है, बाकी सही है। 45 देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन है। काल तुझसे होड़ है मेरी और धूप के धान शमशेर के प्रसिद्ध काव्य संकलन हैं। तो यहां देखो, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये तो शमशेर का ही है, शमशेर बहादुर, ठीक है। लेकिन धूप के धान है वो गिरिजा कुमार माथुर का है। ये गिरिजा कुमार माथुर, तो यही उत्तर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शमशेर की कविता का आदर्श स्वयं उन्होंने लिखा है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की कृति है, सही है। भूरी भूरी खाक दूल है वो मुक्तिबोध का काव्य संकलन है ही। आलम के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत कथन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबंधकार व मुक्तकार आलम को एक ही व्यक्ति माना, बिल्कुल सही बात है। यह आपको ओरिजिनल किताब में ऐसा कैसा लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये देखिए आप, इनके कवि छवियों में रीति परंपरा ये भी लिखा हुआ है। इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान है, ये इसका उत्तर होगा। स्थूल वस्तु प्रधान नहीं है, बल्कि ये भाव प्रवण है, भाव प्रधान है, भाव प्रधान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंधकार आलम और मुक्तकार आलम को पृथक पृथक माना, ये भी सही है। ये सब चीजें हैं वो एक ही पन्ने पर लिखी हुई हैं, सारी की सारी। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, ये भी एक जो किताब है उसमें स्क्रिप्ट दी हुई है रचनाओं की, उसमें से ही उठाया गया प्रश्न है। लाल कवि है वो जनक पचीसी, तो ये जनक पचीसी है वो मंडन कवि की, इसके रचयिता है वो मंडन है, लाल कवि नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सारे हैं वो सही हैं। वैसे भी आप अन्य जो हैं उनसे ये कर सकते थे, हम आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए 48, सखी संप्रदाय के विषय में असंगत है। सखी संप्रदाय, इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है। ये देखिए आप, तो ये पहली बात है, ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है, ये बात ही प्रेम की हो रही है। स्वामी हरिदास थे, सगुण कृष्ण की सखी भावना से उपासना की जाती है। निम्बार्क मत की एक अवांतर शाखा भी है ये। तो बाकी के हमें आ रहे थे तो हम आसानी से कर सकते हैं। सखी संप्रदाय तो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। इनमें से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है? राधा ही प्रमुख है। आजकल खूब यूट्यूब पर छाया हुआ है राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रेमानंद जी महाराज का आप देखते हो वो यही संप्रदाय है। फिर अगला देखो, मतीराम के कृतित्व के संबंध में गलत तथ्य है। ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है, तो केवल शब्दालंकारों का ही वर्णन नहीं है बल्कि अर्थालंकार ज्यादा है, तो यही गलत हो गया। इन्होंने नायिका भेद का निरूपण रस मंजरी के आधार पर किया है। वृत्त कौमुदी इनका पिंगल विषय ग्रंथ है। रसराज श्रृंगार और नायिका भेद का ग्रंथ है, तो ये रसराज फिर भी आ गया, तो इसमें ये उत्तर पहला हो ही जाएगा। फिर ये देखो 51 का प्रश्न, काव्य रचना पद्धति को रीतिमान मानने वाले आचार्य तथा काव्य पंक्ति का सुमेलित विकल्प है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये देखो ऐसी कैसी लाइन है, वो एक इतिहास की किताब, मूल किताब है उसमें से उठाई गई है, तो ये चिंतामणि की नहीं बल्कि कवि देव की है, तो ये नहीं होगा, ये देव। दूसरा देखिए, सो विश्रब्द नवोढ़ यो वर्णत कवि रस नीति, इसमें क्या दे रखा है? देव दे रखा है, तो ये मतीराम की है, ये मतीराम का कथन है। मतीराम जिन्होंने वो किताब पढ़ ली, मूल किताब पढ़ ली, वो तो सही है, बाकी गाइड पढ़े उनकी मैं नहीं कह सकता। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अवतार, ये 3 नंबर वाला देखिए आप, तो इसमें भी मतीराम नहीं है बल्कि चिंतामणि है। हालांकि ये प्रश्न है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम सब जानते हैं, काव्य की रीति सीखो सुकवि नीसो, भिखारी दास।
हाँ, ये तो खूब लिखाया हुआ है नोट्स में, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखो 52 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्य को 3 श्रेणियों रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित किया है? तो ये पहले भी प्रश्न है वो व्याख्याता में पूछा जा चुका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्यों की संख्या 12। ये मैं सूत्र भी बताता हूं कि 12 शिष्यों को कैसे याद रखें। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में राम काव्य धारा का कवि नहीं है। तो राम काव्य धारा का कवि है वो ध्रुवदास नहीं है, ध्रुवदास है वो इसके नहीं है। फिर अगला देखो आप, रचना और रचनाकार युग्म सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार, तो इसमें देखो वे सोए तो नहीं होंगे, तो वे सोए तो नहीं होंगे। और घबराए हुए शब्द है वो अभी हम पढ़ के आए हैं, लीलाधर जगूड़ी। ये तो इसमें नंद चतुर्वेदी है और ये है लीलाधर जगूड़ी। इनसे दोनों से ही प्रश्न हो जाएगा। अपना ही आकाश बनूं, तो ये हरीश बदानी, हरीश बदानी। और ये पत्थलगढ़ी, तो पत्थलगढ़ी है ये अनुज लगुन। अब इसको आगे करना पड़ेगा, एक बार देख लो आप, मिलान कर लें, देख लें, क्योंकि इसमें ऐसा जो विकल्प है कि तो 2 में देखो, ये देखिए आप, इसमें ये होगा 2 नंबर वाला, आप अच्छी तरह से देख लेना इसको, मिलान मैंने करवाई दिया। संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मूरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता को आश्रय दिया तो वे यही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन दादू के किस शिष्य के बारे में कहा गया है? तो ये सुंदरदास के बारे में कहा गया है। ये किसके बारे में है? सुंदरदास के बारे में। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? ये प्रश्न आजकल खूब पूछ रहे हैं, तो ये देव है, सर्वांग निरूपक। ये देखो, केवल ये रीतिबद्ध तो और भी हैं, लेकिन सर्वांग निरूपक है और विशिष्टांग निरूपक है, उसके 2 भेद होते हैं। तो सर्वांग निरूपक में देव आएंगे। इनमें से मतीराम रचित ग्रंथ कौन सा है? तो फूल मंजरी है। मतीराम है, उसकी रचना कौन सी है? फूल मंजरी है। अन्य वो भी देख लो आप, भाव विलास है, वो देव की रचना है, कवि देव की रचना का नाम क्या है? भाव विलास है। बस एक रचना और भी है, रस विलास है। तो रस विलास है वो किसकी है? चिंतामणि की भी है और बंदीजन की भी है, दोनों की है। हाँ, बेनिन बंदीजन। और इसके बाद में आनंद विलास है, ये महाराजा जसवंत सिंह की है, ये जसवंत सिंह है। रचनाएं हमें याद करनी है, ये कुछ रटनी भी पड़ती है। फिर अगला देखो, तो इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर 59 देखिए आप, शायद कविता के रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता न गिनी जाए, या कम से कम अच्छी कविता न समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? यहां थोड़ा आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि सिद्धों के बारे में जो कुछ भी जो कहा है तो वो सांकृत्यायन ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम है गुद्दड़पंथ। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो नीली झील है, मलबे का मालिक सही है, यही सच है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, यही सच है। वो किसके है? मनु भंडारी, मनु भंडारी। तो इसमें 61 वाले में 3 नंबर उत्तर कर लें। फिर अगला देखो, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, हम विष पाई जन्म की, ये रामकुमार वर्मा की नहीं है, बल्कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो ये यहां उत्तर हो जाएगा, हम विष पाई जन्म के। एक दूसरी रचना हो रहा है ना, एक कंठ विष पाई। तो एक कंठ विष पाई है वो दुष्यंत कुमार का नाटक है, गीति नाट्य। सही मेल को चुने, चंडी प्रसाद हृदय, दिल्ली का दलाल, कुंडली चक्र, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा, विराटा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मुसाइबजू, और फिर पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र, शराबी, फागुन के दिन 4, अमरबेल,
जैनेन्द्र देखो, सुनीता, त्यागपत्र, सीधा सीधा आ गया, तितली नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद। तो हमें यहां भी इसमें विकल्प आपको बड़े लग रहे हैं कि इतनी रचनाएं, लेकिन प्रश्न है वो बहुत ही सरल निकला, आसानी से हमें ये प्रश्न है वो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप ये हो ही गया। और फिर देखिए आप 64 सही, देखो ये प्रश्न दोबारा देखो भी, सही मेल को चुने, तो सही मेल चुना एक एक इसमें है नहीं, तो इसमें जैसे जैनेन्द्र वाला है वो तो ये इसमें नहीं होगा। इसमें जो उत्तर है वो आपको करना है ये 2 नंबर, 2 नंबर वाले सारे इनके ही, ये देखो, तो 2 नंबर उत्तर होगा, उत्तर में सुधार कर लें, 4 नंबर नहीं होगा क्योंकि मैंने गलत पढ़ लिया था प्रश्न, सही मेल को चुने, तो मैंने असंगत वाला देख लिया और वो देखे नहीं है कि। फिर देखो इनमें से कौन सा ग्रंथ जायसी द्वारा रचित नहीं है, तो रस रतन, रस रतन है वो पुहकर का है, पुहकर, जिस रचना के कारण ये जेल से छूटे थे, पुहकर। फिर अगला देखो कृति और कृतिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कछुआ धर्म नहीं, कछुआ धर्म है वो रामविलास शर्मा का नहीं है, सीधा सही है, क्योंकि कछुए की चाल कौन चलते हैं, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र का है, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय। मेरी कैलाश यात्रा तो प्रिव्राजक, प्रिव्राजक ये हो गया। वृद्ध जीवन से संबंधित रचना नहीं है, एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल। बाकी की जो है वो वृद्ध जीवन से संबंधित है, और ये नारी स्वातंत्र्य की रचना है। नारी स्वातंत्र्य या नारी संस्पर्श। फिर अगला देखो छायावाद में उसका रूप लघु की महानता का है, तीसरे दशक में लघु की महिमा का, और उसके बाद की कविता में लघु के महत्व का है। प्रसाद से अज्ञेय तक की संपूर्ण काव्य यात्रा को लघु व महत प्रत्ययों द्वारा महत की 3 अवस्थाओं के रूप में समझाने वाले आलोचक है। बस बहुत सरल है, बस थोड़ा घुमा करके दे दिया, क्योंकि ये विजय देवनारायण शाही है, विजय देवनारायण शाही जो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। फिर 69 देखो, निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो श्रावकाचार में नहीं हुआ। श्रावकाचार, श्रावकाचार जिसके रचयिता देवसेन है, ये जैन ग्रंथ है। बाकी वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो दामोदर शर्मा का है, दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और राउलवेल है वो रोडा। फिर 70 का देखिए, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। शुक्ल जी का ये कथन किन के संदर्भ में है, तो प्रश्न संख्या 70 है। जैन कवियों और सिद्धों के संबंध में, सिद्धों और योगियों के संबंध में, जैन कवियों, सिद्धों और योगियों के संबंध में, केवल जैन कवियों के संबंध में, तो यहां ये 17 तो सिद्धों और योगियों के संबंध में, सिद्धों और योगियों। भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है, लोकरंजक रागानुराग भक्ति का प्राधान्य यही नहीं है, क्योंकि इन्होंने लोक मंगल की बात की है। तुलसीदास का आधिपत्य हम मानेंगे, क्योंकि इसमें सीधा ही प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि राम भक्ति काव्य में अन्य जो कवि है वो पनप ही नहीं पाया, तो उसमें सीधा सा काम था कि तुलसीदास का बरगदमय व्यक्तित्व है, तो यह आधिपत्य को दर्शाता है। फिर अगला देखो, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं जगजीवन दास। जगजीवन दास जो दादू के शिष्य थे, इन्होंने अलग संप्रदाय बना लिया था अपना। इनमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज नहीं है, ये डॉक्टर देवराज नहीं है इसमें। रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः मानी जाती है, मुख्यतः मानी जाती है तो सारी,
तो मुख्यतः वो कौन सी? श्रृंगारिकता, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं कि दो प्रवृत्तियां मुख्य हैं, तीन है वो गौण है। तो दो प्रवृत्तियां मुख्य हैं, वो एक पहली जो है वो रीति निरूपण और दूसरी श्रृंगारिकता। तो मुख्य प्रवृत्ति में आएगी श्रृंगारिकता। प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा और पंत की परिवर्तन शीर्षक कविताओं में कथ्य की दृष्टि से प्रमुख समानता है। जीवन के मूर्त स्थल आख्यानों एवं प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण यही है। फिर अगला प्रश्न देख लो 76। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत है। इन रचनाओं में वज्रयान धर्म का प्रचार मिलता है, ये सही है। और पूर्वी क्षेत्र में किया था इन्होंने प्रचार। इस साहित्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन किया गया, ये भी सही है। इस साहित्य की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए, ये भी सही है। इनकी भाषा शोरसेन या भ्रंश के निकट की जन बोली है, ना, ये नहीं है। संधा भाषा के लिए ये प्रसिद्ध है। और इनमें जो इनकी जो मागधी भाषा है, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, तो मागधी भाषा के निकट है। तो भाषा संबंधी संधा भाषा को भी अगर कोई जानता है तो भी ये प्रश्न हो सकता था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नई कविता शक्ति और सीमा लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ये देखिए 77 का प्रश्न है, तो ये पहला ही नहीं है। ये इनकी जो है वो नई कविता के प्रतिमान ये है, बाकी ये सभी सही है। फिर देखो 78 का प्रश्न, अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन गलत है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य नहीं थे। सरल प्रश्न हो गया। निजामुद्दीन औलिया के थे, निजामुद्दीन औलिया। ये भी फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आया था ना, वही प्रश्न है कि किसके निधन पर उन्होंने ये कहा गोरी सोवे सेज पर, तो निजामुद्दीन औलिया। फिर अगला देखो 79। हिंदी के विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल संवत 1730 और संवत 1760 के मध्य में है। खुमान रासों के रचनाकार के विषय में उक्त अभिमत किसका है? ये आपको भी फर्स्ट ग्रेड वालों को भी ध्यान करना है, क्योंकि प्रामाणिकता जो है ना वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो ये मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, ये बिल्कुल सही है। और ये देखिए आप 7 गीत वर्ष धर्म भारती, ये भी सही है। अरण्य है वो अज्ञेय की नहीं है, अरण्य, क्योंकि अरण्य है वो नरेश मेहता पहले भी आ चुका है। संशय की एक रात है वो नरेश मेहता की है। दिनकर के बारे में असंगत है। उर्वशी काव्य दिनकर की दृष्टि में काम के उन्नयन की भूमि पर प्रतिष्ठित कामाध्यात्म का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। दिनकर के कुछ काव्य ग्रंथ आधुनिक बोध अर्थात सामयिकता पर चिंतनपूर्ण सामग्री देते हैं, तो यह भी सही है। दिनकर की प्रगतिशीलता राष्ट्रीय भावना से परिचालित है, यह भी सही है। कुरुक्षेत्र हमारे देश के 6ठे दशक, सामान्य सा प्रश्न हो गया। प्रश्न में आप यहां देख रहे हो कि विकल्प बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें से एक विकल्प वो प्रश्न को आसान बना देता है। जैसे इसने बना दिया, अगर आपको ये पता है कि कुरुक्षेत्र है वो कब प्रकाशित हुआ, तो 1946 में हुआ, 1946 में। तो ये कौन सा दशक हो गया? ये जो है वो 5वां दशक है। इसमें क्या लिखा है? 6ठे दशक में, तो ये उत्तर हो जाएगा। 82 का प्रश्न देखिए, सेनापति के बारे में कौन सा कथन गलत है? सेनापति की एक महत्वपूर्ण रचना कवि रत्नाकर है, यह बिल्कुल सही है। कवि रत्नाकर तो है ही। और रामकथा के आकर्षक प्रसंग लेकर भी इन्होंने रचना की। कुछ तरंगे हैं वो रामकथा से संबंधित हैं। सेनापति यमक अलंकार के नहीं, श्लेष अलंकार के, ये इसमें उत्तर हो गया। अगर हमें यह भी पता है कि सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है, तो भी ये प्रश्न हमें कर सकते हैं। और सेनापति ने ऋतु वर्णन में अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा साक्षात ज्ञान का सहारा अधिक लिया है, तो ये सही है। सेनापति मत ऐसे बताता हूं कि सेनापति का मतलब फौजी, तो फौजी भाई हैं, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, और ये इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। आसान सा प्रश्न पूछा है, सुमित्रानंदन पंत। फिर 84 का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ नहीं है? तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। तो इसमें देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये लिखा हुआ है,
और हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी है। हिंदी साहित्य 3 भाग नहीं है, ये नहीं है। बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। ये कथन किसका है? तो कथन है वो सीधा ये अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला देखो, सरयपा के प्रमुख वर्ण विषयों में सम्मिलित नहीं है। पाखंड विखंडन है, गुरु महिमा, भोगमार्ग का पूर्णतः विरोध, ये नहीं है। ये तो भोगमार्गी थे, वामार्गी थे, तो यानी प्रवृत्ति मार्गी थे, इसलिए इसमें ये हो जाएगा 86 में 3 नंबर। फिर है 87, रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। उदात्त प्रेम का निरूपण है, भाषा का साधारण प्रयोग, प्रेम वर्णन में व्यथा की प्रधानता, आलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह है। तो इसमें आलंकारिक चमत्कार के प्रति इनका ज्यादा आग्रह नहीं था। भाषा क्या कि इन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया, तो मान सकते हैं कि साधारण प्रयोग है। पत्र और उनके प्रकाशन स्थल की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। वैसे प्रश्न है वो तो हमें याद ही रखने चाहिए ना। तो इसमें ब्राह्मण कानपुर ये सही है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप बनारस, तो ये प्रयाग से है, ये हो जाएगा। किस संग्रह में स्त्री रचनाकार नहीं है? तो तार सप्तक में नहीं है। तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक, तो उसमें 7 हैं वो कवि हैं, कवित्री कोई भी नहीं है, बल्कि और में है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह से बताया था कि महिला जो है वो पहले में नहीं है, और पहला है उसको ही तार सप्तक कहते हैं। निम्नलिखित के आधार पर सही उत्तर विकल्प चुनिए। तो रंगभूमि निर्मला, ये इस प्रश्न को ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह से है। ये देखो आप, तो इसमें हमें इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो ध्यान में रहना चाहिए। तो रंगभूमि 1923 में, ये 1927 में, निर्मला है वो 1927 में, प्रेमाश्रम 1921 या 22 है, 21-22, और गोदान है वो 1935। ये देखिए आप, अब इनका मिलान अगर हम करेंगे तो सबसे पहले वो कौन सा आएगा? से आएगा। से सबसे पहले 2 विकल्प में है, पहले में भी है और चौथे में भी है। ठीक है, लेकिन यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि से के बाद में ए। ये देखो पहले से आ गया, फिर क्या आ गया? ए आ गया 1923। तो से ए बै दे, बै और दे, ऐसे होगा इसका। तो प्रेमचंद के उपन्यास हैं, उनका तो जरूर आपको याद रखना है, प्रकाशन वर्ष ज्यादातर पूछते हैं। फिर ये देखो, मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मधुमालती काव्य में कवि का लक्ष्य प्राय प्रेम के उच्च एवं उदास स्वरूप की व्यंजना करना रहा है। ये एक ऐसा है इसमें सूफी, इसमें काव्य में, ग्रंथों में जिनका ये है। इसकी रचना कवि मन जनने की सही है। मधुमालती में नायक नायिका के पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के परिणय प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है, नहीं, उसकी सहायता करता है और ताराचंद से उसका विवाह करवा देता है। ये देखिए आप, इसमें जो है ना वो प्रेम का उदात्त रूप है वो बताया गया है, तो इसमें चौथा हो जाएगा। ज्यादा कोई खास नहीं है, ये प्रश्न आसानी से हो सकता है। अनामिका की रचना नहीं है, अनामिका की रचना, तो इसमें बाकी सब है। सांकलों में कैद क्षितिज, ये नहीं है। ये जो है वो प्रभा खेतान की रचना है, प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। फिर देखो, समांतर कहानी का आंदोलन किसने चलाया? तो कमलेश्वर ने, तीसरे नंबर 1972 में कमलेश्वर ने चलाया। फिर 94 का प्रश्न देखो, जॉर्ज ग्रिसन के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग भी किए गए हैं, सही है। सबसे पहले काल विभाजन है वो किसने किया था? ग्रियर्सन ने, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान में। इसमें कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया, सही है। जायसी और तुलसी पर अलग अलग अध्याय हैं, दोनों में अलग अलग हैं। जायसी वो तीसरे अध्याय का नाम है और तुलसी है ये छठे पर। हिंदी में छक्का किसने मारा? तुलसी ने। इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए, नहीं,
इन्होंने कुछ कवियों का ही विवरण है वो पर्याप्त विस्तार से दिया है, सबका नहीं दिया। कौन सा विवरण सही नहीं है? 95 का प्रश्न देखो, अलंकार संप्रदाय के अनुयायियों में जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, दुर्लभ, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। तो ये लगभग है वो ये सही है। देवतोष, दास आदि रस संप्रदाय के अनुयायी हैं। हिंदी रीतिशास्त्री प्रमुखतः संस्कृत के अलंकार, रस और ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी हैं। रीति और वक्रोक्ति सिद्धांतों के आधार पर हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा गया है। वक्रोक्ति सिद्धांत तो पूरा ही है, तो ये इसमें चौथा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विषयक कौन सी स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, उनके कारण भाषा में बहुत सफाई आई, ये सही है। इनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मकता से रहित नहीं थी। इतिवृत्तात्मकता तो इनकी खास विशेषता थी, वर्णनात्मकता। फिर अगला देखो, कौन सा विवरण सही नहीं है? ढोला मारूरा दूहा मूलतः लोक भाषा काव्य है, यह बिल्कुल सही है। हम लौकिक काव्य में ढोला मारूरा दूहा है उसको पढ़ते हैं। वसंत विलास है वो श्रृंगार रस का काव्य है, यह भी सही है। राउल वेल में राउल नामक नायक नहीं है, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, यह नायिका है। तो नायिका है उसका है, ठीक है। नायक का कोई शौर्य वर्णन इसमें नहीं है, उसका भी श्रृंगार वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश से डाला गया है, तो यह भी सही है। फिर ये देखो, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी किस रीतिकालीन कवि के लिए है? तो ये पद्माकर के लिए है। ये किसकी है? किसके लिए? पद्माकर के लिए। फिर है, यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि सुख सुखी के संवाद के रूप में रासो लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो विषय उक्त वक्तव्य किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आसानी है, सुख सुखी संवाद के रूप में किसने लिखा। फिर देखो, खालसा, नागा, विरक्त, खाकी आदि उप संप्रदायों का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो ये 100 का प्रश्न देखिए, तो ये दादू पंथ के साथ है। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचतानी करके दृष्टकूट बना उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वो सिद्धों की बात आएगी तो राहुल शंकरतैन ही होगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद और उनके काव्य के विषय में असंगत है। कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध और हृदय की प्रतिष्ठा है, यह सही है। पेशोला की प्रतिध्वनि में करुणा और विरक्ति का प्राधान्य है, यह ठीक नहीं है, असंगत यही है, क्योंकि ऐसा लहर जो इनकी कृति है इनमें से। फिर अगला देखो, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास रचित नहीं है? विज्ञान गीता है, रसिक प्रिया है, छंद प्रकाश, रतन मावनी। तो छंद प्रकाश नहीं है, छंद प्रकाश है वो भिखारी दास के। ये रचना किसकी है? भिखारी दास की। रीतिकाल में से खूब प्रश्न आए, ये आप नोट कर रहे हैं। हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी का साहित्य है। तो ये देखिए 104 का प्रश्न, तो यही होगा। ये देखिए, फिर देखिए, ये केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे से टकराने का भी समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर उक्त विचार किसके हैं? 105 का प्रश्न देखिए, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी के ही है। माधुरी पत्रिका में सन 1927-28 में छप रही पंतजी और पल्लव लेखमाला के रचनाकार या लेखक कौन थे? 106 का प्रश्न, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। नेक्स्ट देखो, मैथिली सेनगुप्त के बारे में असंगत कथन है।
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाओं का सृजन, ये सही है। गृहस्थ जीवन में प्रचलित आख्यानों की रचना की इन्होंने। हिंदी के जातीय मात्रिक छंदों का प्रयोग किया। कलिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। इनकी भाषा बहुत ही प्रांजल है। बिल्लेसुर बकरिया नामक रेखा चित्र के रचयिता ये सीधा है निराला। इनका उपन्यास है व्यंग्यात्मक उपन्यास। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये थोड़ा सा प्रश्न जो थोड़ा सा, लेकिन अन्य में आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये नाभादास की है, भरत मिलाप ईश्वरदास का है, ध्यान मंजरी अग्रदास है, ये सामान्य है। तो हितोपदेश भाषा है ये रामानंद। ये यहां पर गलत है, क्योंकि ये जो है वो नारायण पंडित की है। नारायण पंडित की रचना है। दूसरा, अगर यहां भाषा के स्थान पर वचनी का होता तो ये अभयचंद, ये किसकी है? अभयचंद की रचना होती, लेकिन यहां उत्तर ये हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो ये रचना भी कितनी है? 12 रचना मानी। 12 इंपॉर्टेंट रहा, 2 बार आ गया। फिर अगला देखो। साहित्य में न हमें दूसरी राजमती मिलती है और न दूसरा बिसल देवी मिलता है, और इसी में बिसल देव रास के कवि की सबसे बड़ी सफलता निहित है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। तो ये ढूंढना पड़ेगा, ढूंढा तो माता प्रसाद गुप्त है। फिर अगला देखो। धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत विवरण है। व्यक्तित्व और कृतित्व ये पूरा पूछा है। ये थोड़ा सा के प्रश्न है वो क्लिष्ट है, थोड़ा सा के डीपली पूछा गया है। उनके आरंभ की कविताएं बहुत कुछ किशोर भावुकता से युक्त है। उनके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है उसकी मूर्तता और पारदर्शिता, ये भी सही है। 7 गीत वर्ष की समस्त कविताओं में यही किशोर भावुकता व्याख्या, ये नहीं है, इसमें यही होगा। वे कवि के साथ साथ कथाकार नाटककार ये हैं। योगचर्या व डोंबी गीतिका, तो ये सीधा ही प्रश्न था डोंबीपा, जो सिद्ध कवि हैं। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वास उच्छ्वास का स्पंदन सुनाई पड़ा। यह मत किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर अगला देखो। रामानंदी परंपरा से संबद्ध नहीं है। रामानंदी परंपरा से संबद्ध नहीं है, तो ये पहला ही है। परशुराम देवाचार्य नहीं है, क्योंकि ये निम्बार्क संप्रदाय से, बाकी सब हैं। 116 का प्रश्न देखो। रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन, तो ये साफ साफ लिखा हुआ भिखारीदास है। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। ऊत कथन किसका है? कथन किसका हो गया? रामचंद्र शुक्ल। ये तो अपन पढ़ते भी हैं वैसे। फिर 118 का देखो। सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए आप। द्विवेदी जी शिष्य कवियों की रचनाओं में बेखटके कलम चलाते थे, ये सही बात है। और सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व ग्रहण किया। सरस्वती में हिंदी से इतर यानी हिंदी के अलावा भाषाओं के अनुवाद छापने की मनाही थी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से जो है ना बंगाली और ये इसमें छपते थे। तो इसमें तीसरा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखो। जीवनी साहित्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण तथ्य है। जीवनी साहित्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण तथ्य है। मरुभूमि का वे में रामनिवास जाजू घनश्यामदास बिरला की जीवनी है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है। प्यारे हरिश्चंद्र जो प्रतिभा अग्रवाल बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी, ये भी सही है। अनासक्त आस्तिक ज्योतिष जोशी जैनेन्द्र कुमार की जीवनी है, ये भी सही है। कलम का सिपाही ये है तो सही, लेकिन ये शिवरानी देवी का नहीं है, ये अमृत राय की है। अमृत राय जीवनी प्रेमचंद की है, क्योंकि शिवरानी देवी है इनकी तो प्रेमचंद घर में, इनकी वो कौन सी है? प्रेमचंद घर में है वो है, तो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय की है, तो ये उत्तर हो जाएगा। पद्मावत के संबंध में असंगत कथन है। पद्मावत में भारतीय दर्शन
ज्योतिष, कामशास्त्र, बागवानी आदि के परंपरागत ज्ञान का गुम्फन चेष्टा पूर्वक के किया गया है। फिर देखो, पद्मावत के अधिकतर पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी माने गए हैं, यह भी सही है। पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है। कथावाई दोनों रूढ़ियां, ईरानी और भारतीय दोनों रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक उच्च कोटि का काव्य है, ये भी सही है। 120 तक हम पहुंच गए, 30 ही प्रश्न हो रहे हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं है। उत्तर पूर्व के नाथ पंथ और सहजयान, उत्तर पूर्व के नाथ पंथ और सहजयान। दूसरा है जैनों का शून्यवाद, तो जैनों का शून्यवाद है ही नहीं, ये इसमें उत्तर हो जाएगा क्योंकि वो बौद्धों का है। फिर देखो, अपने युग की केंद्रीय रचनावृत्ति से जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदुकालीन किस सैद्धांतिक निबंध से माना जाता है, तो ये नाटक से। ये भारतेंदु का, ये बार बार मैं फोकस भी करता हूं इसको। उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ, 123 का प्रश्न देखिए, उसका एकमात्र श्रेय रामानंद को है। रामानंद के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हो चुके थे, तथापि राम भक्ति के वास्तविक आचार्य रामानंद ही समझे गए। यह कथन किस विद्वान का है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास में यह कथन है, वो लिखा हुआ है, आलोचनात्मक इतिहास। फिर देखो, आलोचना पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान में कहां से होता है, तो यह वर्तमान में दिल्ली से होता है, ये दिल्ली से। फिर अगला प्रश्न देखो, 125, कल्पना की उनकी कविता का मेरुदंड, उनकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। नंदुलारे वाजपेयी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है, किस कवि के संबंध में है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, तो यहां सुमित्रानंदन पंत ही होगा, सुमित्रानंदन पंत। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त, ये शब्द वो शुद्ध लिखना भी ध्यान में, दुरुस्त नहीं होता, दुरुस्त होता है, करके वे सरस्वती में दिया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये कथन किसका है? 126 का प्रश्न देखो, तो कथन रामचंद्र शुक्ल का। देखो कितनी बार आ गए, आप काउंट कर सकते हैं। निबंध संग्रह वो निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? त्रिशंकु अज्ञेय सही है, त्रिशंकु अज्ञेय का अस्मिता के लिए, ये कुबेरनाथ राय का नहीं है, विद्यानिवास मिश्र का है, ये विद्यानिवास मिश्र। फिर है अगला प्रश्न, स्मृति लेखा संस्मरणात्मक पुस्तक के लेखक हैं। स्मृति लेखा संस्मरणात्मक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये अज्ञेय हैं स्मृति लेखा के। हिंदी के रीतिकालीन कवियों की स्रोत सामग्री की दृष्टि से असंगत विकल्प है। इन्होंने रीति निरूपण के लिए ध्वनि प्रवृत्ति उन्हीं आचार्यों को अपना आधार बनाया जिनके ग्रंथ सुबोध थे, ये बिल्कुल सही बात है। और फिर देखिए, सर्वांग विवेचन यदु काव्य प्रकाश एवं साहित्य दर्पण का सारा मुख्यतः लिया गया। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए भानुदत्त की रस मंजरी का सारा लिया भी सही है। छंद विवेचन के लिए रस तरंगिणी का आश्रय मुख्यतः लिया। तो ये तो क्या है कि कॉमन सेंस से भी आप प्रश्न है वो कर सकते हैं कि छंद विवेचन है, फिर रस तरंगिणी का कैसे ले सकते हैं, तो इसमें चौथा होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, विजयदेव नारायण शाही के संबंध में असंगत है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। वैसे तो एट फर्स्ट ही मैंने आपको बता दिया था, ये विजयदेव नारायण शाही के संबंध में असंगत है। शाही की असंकलित कविताओं का संग्रह है संवाद तुमसे, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। अपनी लंबी कविताओं में शाही ने मुक्तिबोध की तरह ही फैंटेसी का इस्तेमाल किया है। दूसरा शब्द के कवि इजी हो गया प्रश्न, विकल्प है वही प्रश्न को, विकल्प है वही प्रश्न को इजी बनाते हैं, वही टिपिकल बनाते हैं। तो ये एक विकल्प है, इसने प्रश्न को पूरा जो है वो सरल बना दिया। वरना हो सकता है कि ये हमने नहीं भी पढ़ा हो। मछली घर साखी इनके कविता संग्रह हैं, तो ये सही है। मछली घर तो प्रसिद्ध है इनका। आदिकालीन जैन साहित्य विषय के असंगत तथ्य है। जैन साहित्य का एक रूप टब्बा कहा जाता है। ये 131 का प्रश्न देखिए, तो यही नहीं होगा।
फिर अगला देखो, चय जू सांचो निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। पूरा पढ़ोगे तो बहुत सामान्य प्रश्न हो गया। और ये प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर 133 का प्रश्न देखिए, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कभी झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं थे। कवि भूषण पर यह टिप्पणी किसकी है? तो वही रामचंद्र शुक्ल। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में? जो थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया गया है, बस यही है। इस्तवार दे लाल लित्रोत्तर हिंदू ये हिंदुस्तानी गारसा दे तोसी, इन्होंने सबसे पहले। शिव सिंह सरोज है, इसमें नहीं, ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला है। और ये जो है ना वो फ्रेंच में है, फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच में। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे पहले विदेश में ही लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन की रचना है। मिश्र बंधु विनोद चतुर्थ भाग, ये मिश्र बंधुओं की रचना है। फिर अगला देखो, थर्ड जेंडर यानी किन्नर है वो संधि विच्छेद के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है। किम जोड़नर, किन्नर केंद्रित रचना नहीं है। 135 का प्रश्न है, तो रेत की मछली नहीं है। रेत की मछली ये किन्नर प्रधान नहीं है, बल्कि ये तलाक पर है, कांता की रचना है। इसकी रचनाकार कौन है? कांता। फिर रघुवीर साय का काव्य संग्रह नहीं, आत्महत्या के विरुद्ध तो है। हंसो हंसो जल्दी हंसो ये भी है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां भी हैं। घाटी का आखिरी आदमी नहीं है, ये विनोद कुमार शुक्ल का है। विनोद कुमार शुक्ल। फिर अगला देखो, मध्यकालीन संतों भक्तों की वाणियों का संग्रह ग्रंथ नहीं है। गुणगंजनामा, नवल सागर, सर्वंगी, सर्वंग सार, ये कुछ मतलब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इसको हमें कह सकते हैं, क्योंकि मतलब कम ही है वो हमारे ये सुने हुए हैं। हालांकि इसका उत्तर वो नवल सागर है। उत्तर कौन सा होगा? नवल सागर। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस कवि की पंक्ति है? तो कबीरदास की। जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विवरण है, तो ये देखो, ये साहित्य प्रमुखतः रास फागु, ऊपर ले लेते हैं प्रश्न को, थोड़े ही बचे हैं अब तो। रास फागु चरित आदि शैलियों में मिलता है, तो ये तो सही है। जैन साहित्य के बारे में 4 शैलियां हैं, रास फागु चरित और एक आचार है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासों का गायन करते थे, ये भी सही है। हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रमुखतः हिंदी कविता के माध्यम से किया। वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में पद्यबद्ध की गई हैं। तो ये 139 का प्रश्न देखो, तो ये इसमें देखो थोड़ा सा पढ़ने में आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अभी गलत बता दिया, ये रासो नहीं बल्कि रास है। रास का गायन करते थे, रासों का नहीं, तो ये हो जाएगा, बाकी सही है। प्राकृत पेंगलम में निम्नलिखित में से किस रचना के कुछ छंद मिले थे जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की? तो यह हमीर रसो, जो कि अब उपलब्ध नहीं है, यह हमीर रसो है। फिर अगला देखो, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो राजश्री तो है, राजश्री जयशंकर प्रसाद ये है, और अंजो दीदी है। कोणार्क ये रामकुमार वर्मा नहीं है, ये जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क है वो प्रसिद्ध है, जगदीश चंद्र माथुर। फिर 142 का प्रश्न देखो, रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में गिने जाते हैं, सही है। रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है, ये भी सही है। रैदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते नहीं, रविदास की वाणी एक ही मिलता है। काशी के रहने वाले थे, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा?
3 नंबर हो जाएगा। फिर 143 का प्रश्न देखिए आप, सुमित्रानंद पंत के पल्लव का प्रवेश नए सृजन का ही नहीं बल्कि आलोचना के नए मूल्यों का भी पहला प्रभावशाली घोषणा पत्र है। छायावादी कवियों की आलोचना पर विचार करते हुए यह कथन किस ख्यात आलोचक का है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का है। फिर अगला देखो 144 देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखो मूल गोसाई चरित बेणी माधो दास का है, सही है। भक्तमाल नाभा दास दोबारा है, ये सीधा ही प्रश्न हो गया। 84 वैष्णवन की वार्ता है वो गोकुलनाथ स्वामी गोकुलनाथ की है। 252 वैष्णवन की वार्ता भी और 84 वैष्णवन की वार्ता भक्त नामावली ध्रुवदास की है। फिर 145 का प्रश्न देखो, कबीर मस्त मौला थे जो कुछ कहते थे साफ कहते थे, जब मौज में आकर रूपक और अन्य युक्तियों पर उतर आते थे तब तो कुछ कहते थे, वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। कबीरदास के संबंध में ये विचार किसके हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का होना चाहिए। ठीक है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक मस्त मौला थे ऐसा इन्होंने लिखा है, तो उसके आधार पर हम ये कर सकते हैं। फिर ये देखो, पुष्टि मार्ग का आधार है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद है, क्योंकि वल्लभाचार्य इससे संबंधित है और वल्लभाचार्य का है वो क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। द्वैतवाद वो मध्वाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। फिर अगला देखो, भूषण बिनोने विराजई कविता वनिता मिथ, ये ख्यातमक्ति किस कवि आचार्य की? तो सामान्य प्रश्न है। यद्यपि सुजाति वाला जो है वो इसी में है, और ये किसकी है? केशवदास। शिवराज भूषण किस विषय का ग्रंथ है? ये प्रश्न प्राय पूछते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी अभी पूछा था। श्रृंगार, नायिका भेद, अलंकार, रस, तो ये अलंकार से संबंधित है, अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। इनमें से भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक के नहीं है। माधवी, देहांतर, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, तो ये देहांतर नहीं है, ये नंद किशोर आचार्य का है। देहांतर नंद किशोर आचार्य। हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय, ये प्रश्न ऊपर ले लेते हैं, लास्ट प्रश्न है ये देखो आप, हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय 3 प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई गई है। काव्य प्रकाश की निरूपण शैली, श्रृंगार तिलक, रसमंजरी आदि की श्रृंगार रसमयी नायिकाओं वाली शैली, और चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली। रीति ग्रंथों की निरूपण शैली विषय को उपयुक्त वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आलोचक ने रीति काव्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए किया? तो रीति काव्य की भूमिका सीधा ही पता चल गया, ये कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। तो ये 150 प्रश्न थे जिनका उत्तर मैंने बता दिया है। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न है वो आरपीएससी इधर उधर मान ले, बाकी तो मेरी समझ में ठीक ही होने चाहिए। लंबा पेपर है और आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा, और इसको आप बार बार देखें, इन पर विचार करें, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी बहुत काम का पेपर है और नेट के लिए भी अच्छा पेपर है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें, थोड़ा और विस्तार में देखने के लिए खुद है ने, देखो खुद ने भी हाथ पैर थोड़ा बहुत लाना चाहिए। तो कोई वो किताबें हैं जो मूल किताबें हैं इतिहास वाली, उनमें आप देख लें, रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, या राम कुमार वर्मा है, उनमें देख करके मिलान करके आप ऐसा कर लें। तो ये इसका सॉल्यूशन था, और आपने कुछ बातें हैं वो बीच बीच में नोट भी की होगी, नहीं की हैं तो आप दोबारा देख करके उसको नोट कर लें। और अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी ठीक लगा है तो जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और जीएस हिंदी क्लासेस जो टेलीग्राम है उससे आप जुड़ जाएं। उसको आपको कोई भी इस तरह की आपके लिए उपयोगी सूचना मैं अगर समझूंगा तो वो आप तुरंत जो आप तक पहुंच जाएगी, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो व्यवसाय की बात भी कर लें। आप हैं वो घनश्याम पारिक सर जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख लें, और उसके बाद में परचेज कर लें। होली पर अभी ऑफर भी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।